3 जनवरी रात के करीब 2 बजे थे। वेनेजुएला बहुत सारे धमाकों से सहम गया। किसी को ये पता नहीं चला कि ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इन धमाकों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा की। मैं हूँ वीर अभिमन्यु कुमार सिंह और आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेनेजुएला में हुए तानाशाही अमेरिकी हमलों की, जिसमें अमेरिका के डेल्टा फोर्स का यूज किया गया। अपने आप को शांति का मसीहा मानने वाले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सो कॉल्ड शांति और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करवा दिया। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? मादुरो को अरेस्ट क्यों किया गया? जवाब अमेरिका की तरफ से उसके अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने दिया। उनके अनुसार मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद फैलाने, कोकीन की तस्करी करने और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने और साजिश रचने का आरोप है, जिसका केस अब अमेरिका के अदालतों में चलेगा। ट्रंप प्रशासन लगातार कहता आया है कि मादुरो राष्ट्रपति नहीं बल्कि अपराधी हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है और अमेरिका की नज़र उसी ऑयल रिजर्व पे है। हालांकि वहाँ का ऑयल में अशुद्धि थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसको निकालना महंगा है, बट फिर भी वो तो है ऑयल ही। उसके अलावा लिथियम और गोल्ड का भंडार भी है और अमेरिका की नज़र उस पर भी है, क्योंकि आने वाले समय में लिथियम का यूज और ज़्यादा बढ़ेगा और गोल्ड का दाम तो आपको पता ही है। तो सब मिलाकर बात यही है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व, लिथियम रिजर्व एंड गोल्ड रिजर्व पे कब्जा चाहता है। अब बात करते हैं कि मादुरो को गिरफ्तार कैसे किया गया। इंटरनेशनल रूल के अनुसार ऐसे किसी भी देश के राष्ट्रपति को किडनैप नहीं किया जा सकता है और उस देश के पास भी सैनिक है तो वहाँ के सैनिक गिरफ्तार नहीं होने देते। स्थिति में अमेरिका ने मादुरो के उप सेनापति को बहुत सारे ऑफर देकर अपने साथ मिला लिया और इसी उप सेनापति ने मादुरो के हर एक्टिविटी को अमेरिका को बताया। सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं, जिस घर में मादुरो रहते थे उसकी भी जानकारी अमेरिका को दिया गया। चलिए अब बात करते हैं कि इस मिशन पे कितने सारे एयरक्राफ्ट का यूज किया गया। अमेरिका ने करीब 150 एयरक्राफ्ट का यूज किया और सारे एयरक्राफ्ट अलग अलग शहर से उड़ाया गया, जिससे वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं दिया गया। सबसे आगे RQ सेंटिलियन ड्रोन को रखा गया, क्योंकि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और बेहतरीन फ़ोटो क्लिक करता है। इसने हर जगह की फ़ोटो लिए और वो सारे फ़ोटोज़ अमेरिका में कमांड कंट्रोल को भेज दिया। इसकी खास बात यह है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और ये रडार में भी नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेल्थ ड्रोन है। इसके पीछे F-35 को उड़ाया गया, जिसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रडार में दिखाई नहीं देता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वेनेजुएला में प्रवेश किया। उसके बाद F-35 ने फेक सिग्नल वेनेजुएला के रडार को दिया, जिसके कारण वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और F-35 के पीछे ग्राउलर एयरक्राफ्ट को लगाया गया। इसकी खासियत यह है कि इसमें AGM मिसाइल लगा हुआ होता है, जिसे हाई किलर मिसाइल कहा जाता है और यह हाई फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रडार सिस्टम को उड़ाने में सक्षम है। जब फेक सिग्नल वेनेजुएला के रडार को दिया गया तो उसने अपने रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये देखने के लिए कि उसकी सीमा में कौन घुस गया, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी ग्राउलर एयरक्राफ्ट में लगा AGM मिसाइल रडार सिस्टम को उड़ा दिया। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर इसने 12 रडार उड़ा दिए और वेनेजुएला को अंधा बना दिया। वेनेजुएला के पास जो रडार लगे थे वो चाइनीज वाइजर रडार था। ग्राउलर एयरक्राफ्ट ने अपना काम कर दिखाया। अब उसके बाद बारी आई B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यूज में लाया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये कारपेट बॉम्बिंग करती है और इसने वेनेजुएला में जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वहाँ हैवी बॉम्बार्डिंग किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी तक ये सीमावर्ती इलाकों में हो रहा था। B-52 बॉम्बर के पीछे B-1 लैंसर को लगाया गया था, जो वेनेजुएला के आंतरिक भागों में भी बॉम्बार्डिंग करनी थी, जहां से बैकफायर हो सकता था। उसके लिए B-1 लैंसर एयरक्राफ्ट यूज किया गया।
इसकी बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के इलाकों में जल्दी इंटर करता है। जहां बम गिराना होता है ये अपने विंग को फैला लेता है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है और निशाना सही जगह पे लगता है। B1 लैंसर के पीछे एक ओरिजिनल कमांडो आते हैं जिसे डेल्टा फोर्स कहा जाता है। अमेरिका में जिस हेलीकॉप्टर से ये फोर्सेस एंट्री करते हैं उसे नाइट स्टॉकर कहा जाता है, और इस हेलीकॉप्टर में सबसे आगे पायलट के साथ गनर बैठे होते हैं जो आगे से आ रही दुश्मन के ऊपर से फायर करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसके पीछे आते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हमला करने में भी सक्षम है और फोर्सेस को ड्रॉप भी करने में सक्षम है। जब फोर्सेस को ड्रॉप किया गया तो इनके पीछे से एंट्री होती है चिनूक हेलीकॉप्टर की, जिसमें बहुत सारे डेल्टा फोर्सेस को बैकअप में रखा गया था। यह हेलीकॉप्टर हमला के लिए नहीं बना है, इसमें फोर्सेस को कैरी किया जाता है और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ट्रक को भी बांधकर अपने साथ ले जाएं। इसका यूज इसलिए भी किया गया था कि अगर मादुरे किसी कंटेनर या कोई व्हीकल में भागने की कोशिश करे तो उसे कंटेनर के साथ ले जाया जाए। अब इनके पीछे एक और हेलीकॉप्टर था जिसे ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो विमान और हेलीकॉप्टर का मिक्सर है और फास्ट फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए फेमस है। अगला एयरक्राफ्ट जो यूज हुआ वो सबसे अहम था। वेनेजुएला में राडार सिस्टम को पहचानने और अमेरिका से आए इतने सारे एयरक्राफ्ट को रास्ता दिखाने के लिए हॉक आई राडार एयरक्राफ्ट का यूज किया गया। इसकी कैपेसिटी 400 किलोमीटर की है। ये एक उड़ता फिरता कमांड सिस्टम बन गया अमेरिका के लिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद जाहिर सी बात है कि उस देश की नेवी चुप नहीं बैठती, तो अमेरिका ने उसके लिए भी तैयारी कर रखा था। अगर वेनेजुएला अपने पनडुब्बी को एक्टिव करता है तो अमेरिका उसके लिए बोइंग का वो बनाया हुआ P-8I एयरक्राफ्ट को तैनात कर रखा था, जो एयर से पनडुब्बी को पता लगाकर उसमें मिसाइल दाग सकता था। अमेरिका ने वेनेजुएला को चारों तरफ अपने नेवी फोर्सेस को तैनात कर रखा था, और उस दिन अगर वेनेजुएला के तरफ से कोई हरकत की जाती तो अमेरिकन फोर्सेस तैयार बैठे थे और इतने खतरनाक तरीके से हमला करते कि वेनेजुएला को संभलने तक का मौका नहीं देते। वेनेजुएला को चारों तरफ से आइसोलेट करने के बाद अब एक अलग खेल शुरू होता है और उस खेल का नाम है साइबर अटैक। साइबर अटैक वेनेजुएला के पावर ग्रिड पे होता है। पावर ग्रिड में भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट मैकबुक। उसमें पहले ही अपडेट के नाम पे मालवेयर, वायरस, ये सारी चीज़ें भेज दिया गया था, जिसको ऑपरेशन के दिन एक्टिवेट करके पूरी सप्लाई सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। इन्हीं सब वजहों से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट किया। खैर, इन बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस करने में टाइम लगेगा, बट होगा जरूर। अब मुद्दे पे आते हैं। पावर ग्रिड को बंद करते ही पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है, और इन्हीं अंधेरों के बीच अमेरिका का डेल्टा फोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर से मादुरो के मकान पे उतरते हैं। इसके बाद वे मादुरो के घर में घुसते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि ये ऑपरेशन करने से पहले अमेरिकी फोर्सेस ने मादुरो के घर का डमी बनाया था, जिसमें उन्होंने पहले प्रैक्टिस की थी अंदर घुसने की, ताकि ऑपरेशन के वक्त इन्हें कोई परेशानी ना हो। अब आप ये पूछेंगे कि घर का इंटीरियर इनको कैसे पता चला, तो अमेरिका इस ऑपरेशन की तैयारी सालों से कर रहा था। उसके एजेंट वेनेजुएला में मादुरो के हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे थे। यहाँ तक कि मादुरो के प्राइवेट टीम में भी अमेरिकी एजेंट काम कर रहे थे, और उन्होंने ही ये सारी डिटेल्स अमेरिका को दिए थे। और अंत में जो हुआ पूरी दुनिया को मालूम चल गया कि मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। आप ये कह सकते हैं कि आज अमेरिका अपने नीतियों पर नहीं बल्कि ट्रंप की नीतियों पर चल रहा है, और जब कोई व्यक्ति तानाशाही पे उतरता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। आज नहीं तो कल अमेरिका को एहसास होगा कि उसने गलत किया है। आज के लिए बस इतना ही। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भाई बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल।